नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। इस नए साल की शुरुआत में ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के गश्त पर आने की बात कंफर्म हो चुकी है और इसी के साथ ही अभी भारत और रशिया के बीच कुछ और बड़े डिफेंस डील होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अभी पता चला कि रशिया की रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से इंडियन नेवी को एक यूनिक वेसल को ऑफर किया जा रहा है जिसका नाम बॉस बताया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म बॉर्डर एंड ऑफशोर सबमर्सिबल सेंट्री वेसल है, जो कि अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का वेसल है। इसे एक हाइब्रिड वेसल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक सबमरीन और एक सरफेस वेसल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक सबमरीन की तरह भी पानी के अंदर ऑपरेट कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर सरफेस वेसल की तरह पानी के ऊपर भी ऑपरेट कर सकता है। बॉस वेसल अपने एडवांस डिज़ाइन और कैपेबिलिटीज की वजह से रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो की हाइब्रिड फ्लीट का सबसे बड़ा वेरिएंट है। इसका लेंथ करीब 72 मीटर के आसपास है और इसका सरफेस डिस्प्लेसमेंट करीब 1300 टन के आसपास की है और ये किसी भी तरीके के मिशन को करने के लिए सक्षम होने वाला है। बॉस वेसल का हल डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। इसमें वेव पेरिसिंग बो के साथ साथ टम्बल होम हल का इस्तेमाल किया गया। यह डिज़ाइन इससे ज़्यादा स्टेबल बनाता है, रोल को रिड्यूस करता है और रडार स्टेल को भी एनहांस करता है। इसका मतलब ये है कि ये वेसल कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम रहेगा और जहां ज़रूरत पड़ेगी पानी के अंदर भी डाइव कर सकेगा, जिस वजह से सरफेस रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बॉस में एक पावरफुल प्रोपल्सन सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया जो कि इसे 21 नॉट की टॉप स्पीड को हासिल करने में मदद कर सकता है। इसकी स्पीड इसे क्विक डिप्लॉयमेंट्स और रेस्पॉन्सिव मैन्यूवर्स को करने के लिए काफ़ी कारगर वेसल बनाता है। इसका बेसिक रेंज करीब 4000 नॉटिकल मील के आसपास हो सकती है, लेकिन रशिया का कहना है कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। यह हाइब्रिड वेसल डुअल फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड कर सकता है जो पीस टाइम के साथ साथ कॉम्बैट रोल में भी दोनों सिनेरियो में इक्वली इफेक्टिव हो सकता है। इसका पानी के अंदर डाइव करने की कैपेबिलिटी से सरफेस और सबमर्ज्ड पेट्रोल और सर्वेलेंस मिशन के लिए एक परफेक्ट चॉइस बना सकता है, जो काफी डिस्क्रीट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी साबित हो सकता है और ये बहुत इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों के काम आ सकता है। और अभी इसको रशिया की तरफ से किसी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एवेक्स प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स अपने सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए नए एयरबोर्न ईयरली वार्निंग सिस्टम या एवेक्स को अपनी सर्विस में शामिल करने की तलाश कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में बॉम्बार्डियर डिफेंस की तरफ से अपने ग्लोबल 6000 बिजनेस जेट को डीआरडीओ की नेत्र मार्क 1A एवेक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में ऑफर किया जा रहा है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन की इंडिजिनस एवेक्स प्लेटफॉर्म्स होने वाले हैं। अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में फाल्कन एवेक्स के अलावा 3 इंडिजिनस नेत्र मार्क 1 एवेक्स मौजूद है, जिनको एम्ब्रर की ERJ-145 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके डिज़ाइन किया गया। लेकिन चैलेंज ये है कि ERJ-145 का प्रोडक्शन अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स का इनिशियल प्लान था कि वो 6 नए अपग्रेडेड नेत्र मार्क 1A सिस्टम को खरीदने वाले थे, लेकिन अभी नए ERJ-145 एयरक्राफ्ट को खरीदने में दिक्कत आ रही है क्योंकि इनकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी है, जिनको बेस करके इन एवेक्स को बनाया जाने वाला था। लेकिन ऐसे में बॉम्बार्डियर की ग्लोबल 6000 एक सॉलिड ऑप्शन भी बन सकता है। ये एक लॉन्ग रेंज बिजनेस जेट है जो 12 घंटे तक की एंड्योरेंस को प्रोवाइड कर सकता है, जो कि देखा जाए तो हमारी नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले ERJ-145 एयरक्राफ्ट के मुकाबले लगभग 2 गुना तक बेहतर एंड्योरेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर ERJ-145 के बदले बॉम्बार्डियर की ग्लोबल 6000 जेट का इस्तेमाल हम एवेक्स में करते हैं या एवेक्स को बनाने में करते हैं, तो ये हमें बेहतर सर्वेलेंस टाइम को प्रोवाइड कर पाएगा और ज़्यादा समय तक हवा में रह पाएगा। वैसे भी एक प्रूवन सिस्टम है क्योंकि साब की ग्लोबलाइज सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी सेकेंड हैंड ERJ-145 को भी खरीदकर उनको मॉडिफाई करने का प्लान पर विचार किया जा रहा है, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल 6000 की बात करें तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि हमें लॉन्ग रेंज और एंड्योरेंस को प्रोवाइड करने में सक्षम होने वाला है। यानी कि जहां पर हमें सर्वेलेंस के लिए 2 नेत्र एवेक्स की जरूरत पड़ेगी, वहीं पर एक ही ग्लोबल 6000 बेस्ड एवेक्स सारा काम अकेले कर सकता है। अब देखने वाली बात ये है कि इनमें से किस ऑप्शन को भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सिलेक्ट किया जाता है। अगला अपडेट डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE की स्मॉल टर्बोफैन इंजन की तरफ से है। इस तरीके की इंजन मेनली क्रूज मिसाइल्स में और यूएवी में इस्तेमाल किए जाते हैं और अभी मोस्टली इसके लिए हम रशियन ऑरिजिन सैटर्न 36 इंजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं।
लेकिन रशियन डिपेंडेंसी को कम करने के लिए पिछले कुछ सालों से जीटीआरई की तरफ से एक इंडिजिनस स्मॉल टर्बोफैन इंजन को भी डेवलप किया जा रहा था। यह इंजन करीब 400 केजी के आसपास थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और किसी भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को और स्मॉल साइज यूएवी को पावर कर सकता है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल काफ़ी लंबी दूरी तक वॉरेट को डिलीवर कर सकते हैं, जिसमें बोथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरेट को डिलीवर किया जा सकता है। ये मिसाइल टिपिकली मार्क 0.1 की स्पीड में फ्लाई करती हैं, जो साउंड की स्पीड से थोड़ा कम होता है। और अभी तक इसके लिए हम लोग रशियन ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन स्मॉल टर्बोफैन इंजन के आने के बाद ये डिपेंडेंसी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और ऑप्टिमाइज थ्रस्ट टू वेट रेशियो इसे ना सिर्फ सबसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए बल्कि स्विफ्ट यूसीवी टाइप की यूसीवी में भी इस्तेमाल करने इसको आइडियल चॉइस बनाने वाला है। इस इंजन का डिजाइन लॉन्ग एंडोरेंस मिशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है और स्पेशली लो अल्टीट्यूड फ्लाइंग पर फोकस करके डिजाइन किया गया है, जिससे मिसाइल और यूएवी दुश्मन के रडार को इवेड करके लो अल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकते हैं। अभी की बात करें तो रिसेंटली इस स्मॉल टर्बोफैन इंजन को LRLSA मिसाइल के साथ भी टेस्ट किया गया था और अभी 2026 तक इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद 2028 तक इसकी फुल स्केल की प्रोडक्शन को करने का प्लान किया गया, जिसके बाद हमारी सभी सबसोनिक क्रूज मिसाइल में हमारे इंडिजिनस प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आज की अगली अपडेट इंडियन आर्मी की लेजेंडरी पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को लेके। अब पिनाका रॉकेट्स के लिए एक रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात चल रही है, जिसे अभी IIT मद्रास की रिसर्च टीम की तरफ से किया जा रहा है और इस पूरे प्रोग्राम को इंडियन आर्मी की आर्टिलरी यूनिट की फॉर्मर डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर की तरफ से लीड किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बात बताया था कि उनकी टीम रैमजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जो पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज को 3 गुना तक बेहतर कर सकता है। अभी की जो पिनाका मार्क 2 वेरिएंट है वो हाई एनर्जी कॉम्पोजिट सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करता है, जो सिस्टम इसको 75 किलोमीटर की रेंज को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करने के बाद ये रेंज अप्रोक्सीमेटली 225 किलोमीटर तक पहुंचने की उम्मीद किया जा रहा है। अब थोड़ी सी बात करते हैं रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम की, किस तरीके से काम करता है। ये एक एयर ब्रीथिंग इंजन डिजाइन है जो व्हीकल की फॉरवर्ड मोशन को या स्पीड को यूज करके इनकमिंग एयर को कंप्रेस करता है और फिर उस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करता है और इग्नाइट करता है, जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है और इसी वजह से रॉकेट को एक्स्ट्रा रेंज मिल जाता है। वरना नॉर्मल रॉकेट एक बार लॉन्च होने के बाद जब उसका बूस्टर सेक्शन खत्म हो जाएगा तो वो धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड स्पीड नहीं होता या अनलिमिटेड फ्यूल मौजूद नहीं होता है। लेकिन रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम होने से उनको लगातार स्पीड मिलता रहेगा और फ्लाइट के दौरान उनका स्पीड रिड्यूस नहीं होगा, जिस वजह से वो लंबी दूरी तक स्ट्राइक कर पाएंगे। अब सोचो अगर पिनाका रॉकेट या पिनाका जैसी रॉकेट की रेंज 225 किलोमीटर तक किया जा सके तो हम चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ काफ़ी एडवांटेज के पोजीशन में आ सकते हैं, क्योंकि सेम सेगमेंट में उनके पास कोई भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि इतनी दूरी तक स्ट्राइक कर पाएगा। और अभी चाइना के जो लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है जो कि 130 किलोमीटर से लेके 140 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं, उनको हम काफ़ी ह्यूज मार्जिन के साथ पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन इस अपडेट के साथ एक चैलेंज भी आता है, क्योंकि पिनाका रॉकेट में रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक पूरी तरीके से पिनाका रॉकेट की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ने वाली। लेकिन अगर ऐसा किया जा सका तो ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की सेगमेंट में एक गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। दोस्तों, आज की अगली अपडेट इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशन से जुड़ा हुआ है और ये अपडेट हमें भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पर गर्व करने का मौका देने वाला है। आर्मेनिया और भारत की बात करें तो दोनों देशों की डिफेंस टाइज अभी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया अभी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के साथ 78 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATGS की प्रोक्योरमेंट के लिए एडवांस डिस्कशन को कर रही है। आपको याद होगा पहले भी आर्मेनिया को 6 ATGS यूनिट को सप्लाई किए गए थे और उनका परफॉर्मेंस वहां पर काफ़ी बेहतरीन पाया गया था। और इनिशियल ट्रायल के बाद आर्मेनिया की मिलिट्री ने इन गन्स की अडेप्टेबिलिटी, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और प्रिसीशन के अलावा रॉबस्ट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को देखते हुए काफ़ी इंप्रेस हुए थे और इसी वजह से वो अभी एक बार फिर से एक बड़े साइज के ऑर्डर को करने के लिए इंटरेस्टेड है। आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी प्रोएक्टिवली अप्रोच किया जा रहा है, इसमें वो अभी अपनी मिलिट्री की तरफ से फीडबैक को ले रहे हैं ताकि अगली ATGS ऑर्डर को ज़्यादा रिफाइन किया जा सके। पहले से ही आर्मेनिया को दिए गए ATGS में खास फीचर इंटीग्रेट किया गया था, जिसमें एक स्पेशल कंप्यूटर इंटरफेस को
इंटीग्रेट किया गया था, जिसको अर्मेनियन लैंग्वेज के साथ ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे अर्मेनिया की सोल्जर्स को एटीजीएस को ऑपरेट करने में आसानी होती है। अब बात करते हैं कि इस डील की सिग्निफिकेंस क्या होने वाली है। अगर ये 78 एटीजीएस का ऑर्डर फाइनलाइज हो जाता है तो ये सिर्फ अर्मेनिया और भारत के बीच डिफेंस टाइज को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन बन जाएगा, जिसमें पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हम एटीजीएस को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आपको याद होगा अर्मेनिया पहले से ही पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भारत से ऑर्डर कर चुकी है, और उसके बाद ये एटीजीएस का डील भी ये दिखाने वाला है कि भारत के इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम अभी ईस्टर्न यूरोप के मार्केट में धीरे धीरे डिमांड में आ रहे हैं, क्योंकि भारत के जो वेपन सिस्टम है वो काफी इफेक्टिव होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की अगली अपडेट इंडियन नेवी के एक एम्बिशियस और विजनरी प्लान से जुड़ा हुआ है। भारत की नेवी अपनी प्रोपल्शन सिस्टम के लिए पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। टारगेट ये कि 2047 तक हमारे वॉरशिप्स में इंडिजिनस मरीन और डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मिशन भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर किया जा रहा है और बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, जो हमें फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी को कम करने में और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने में मदद करने वाली है। आज की डेट में हमारे लगभग सभी मेजर वॉरशिप्स में हम इंपोर्टेड इंजन या फिर प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी इंडिजिनस मरीन इंजन मौजूद नहीं या फिर मरीन प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद नहीं है। अभी हम इसके लिए यूक्रेन, यूएस और यूरोपियन नेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन दुनिया की बदलती हुई जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जैसे कि यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जरूरत ने भारत को एक इंडिजिनस सोल्यूशन को डेवलप करने के लिए मजबूर कर दिया है। इंडियन नेवी की तरफ से भी जीटीआरई के साथ मिलकर कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन पर काम करना शुरू किया जा चुका है। ये कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन GTX 35VS कावेरी इंजन से डिराइव किया गया था, जो पहले भारत के फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया जा रहा था। हालांकि उसमें हमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाया था, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को एरोस्पेस सेक्टर से मरीन सेक्टर में शिफ्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। नेवी का यह भी प्लान है कि आगे चल के हमारी जो फ्यूचर एरो इंजन को डेवलप करने का प्लान किया गया है, उसे बेस करके भी एक पावरफुल मरीन इंजन को डेवलप किया जा सकेगा और उसे आगे चल के हमारे फ्यूचर वेसल को पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा नेवी सेम टाइम पर प्राइवेट सेक्टर इंडियन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर कर रही है, ताकि लोकली मेड डीजल इंजन को डेवलप किया सके। ये इंजन छोटी साइज की शिप्स और ऑक्सिलरी वेसल के लिए बनाए जाएंगे और इनका डिजाइन नेवल स्टैंडर्ड के हिसाब से पहले से सेट किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो इंडिजिनस इंजन के फायदे काफी ज्यादा होने वाले, क्योंकि ये सिर्फ स्टडी सप्लाई और स्पेयर पार्ट को इंश्योर नहीं करेंगे, बल्कि मेंटेनेंस की डाउन टाइम भी काफी कम हो जाएगा। साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से प्रोपल्शन सिस्टम की लाइफ साइकिल कॉस्ट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, जिससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।